जय हिंद सभी को। मैं शिवम शर्मा पेश हूं आपके सामने लेकर आज का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने साइंस में चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताया, और आप सभी लोगों की प्यार की वजह से उसमें एक छोटी सी क्लिप थी जिसमें मैंने इंजीनियरिंग की लाइफ के बारे में बताया था। तो उस क्लिप को आप सभी लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि वो क्लिप वायरल हो गया। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो लोग भी मुझसे अभी नए जुड़े हैं वो सभी इस चैनल पर अपना प्यार बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी के लिए भी अभी सरप्राइजेज आने वाले हैं। देखिए, अभी हम 10th को स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आपका प्यार मिलता चलेगा, 12th की फिजिक्स भी मैं स्टार्ट करूँगा, और कंपटीशन को भी अभी हम लगाने वाले हैं, उसकी भी सीरीज हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप सभी को प्यार देना होगा और आप सभी को मुझे तेज़ी से 1000 सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाना होगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में जब तक इलेक्ट्रिसिटी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। तो पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अट्रैक्शन? क्योंकि ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज थी कि लाइक चार्जेस नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो सेम चार्ज होगा वो कभी भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो क्या होगा? आप कहेंगे जी वो होगा रिपेल। रिपेल का मतलब होता है कि एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से दूर दूर जाने की प्रयास करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होंगे? तो आप कहेंगे ये भी रिपेल होंगे। पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है और एडिटिव नेचर को शो करता है और क्वांटाइज्ड होता है नेचर में। वो सभी आपको मैंने उस लेक्चर 1 में बताया था। जिस किसी ने भी अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है वो जाकर, आपको आई ऑप्शन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आज के टॉपिक में हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो करंट कब प्रोड्यूस होता है? करंट तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक आप चार्जेस का फ्लो नहीं करवाते। यानी कि अगर चार्जेस का फ्लो ही ना हो तो क्या करंट बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा। करंट को फ्लो करने के लिए या करंट किसी भी सर्किट में बनाने के लिए आपको चार्जेस का फ्लो करवाना अनिवार्य है। और चार्जेस के फ्लो को करवाते हैं जितने कम समय में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, आप कहेंगे उतना ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं हम इसको? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि जितने टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वही इलेक्ट्रिक करंट को बना देगा। जैसे अगर हम आपसे बात करें, देखिए ये एक सर्किट है और इस सर्किट में एक बैटरी लगा दी और हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। क्या है ये? दिस इज बल्ब। और ये क्या है आपका? ये आपकी हो गई बैटरी। ये आपकी हो गई बैटरी। अब आपको पता है कि जो करंट है वो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। आप याद रखेंगे, देखिए करंट की दो डायरेक्शन होती हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अभी आपको जो समझना है वो केवल कन्वेंशनल करंट समझना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो टॉपिक है वो क्लास 12th का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, और कन्वेंशनल करंट वो है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से सर्किट में प्रोड्यूस होगा। तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं करंट की। हम मानते हैं ऐसा कि करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने करंट की डायरेक्शन को क्या बनाया है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ बनाया। अभी इस बैटरी पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी कैसे चार्जेस को फ्लो करवाती है। और ये आपका बल्ब है। ठीक है, जैसे ही करंट इसमें प्रोड्यूस होने लगेगा तो ये बल्ब आपका क्या करने लगेगा? आप कहेंगे ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ग्लो का मतलब जल जाएगा। ठीक है, अब इसकी ब्राइटनेस डिपेंड करेगी करंट पर। अगर करंट अच्छा जाएगा इस बल्ब में तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा ब्राइट चमकेगा बल्ब, और अगर कम जाएगा तो कम चमकेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो करंट है ये करंट बनेगा तब
आप कहेंगे ये करंट तब बनेगा जब इस सर्किट में चार्जेस का फ्लो अच्छा होगा। तो आपका जो मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव क्या है कि आपको सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस को बेहतर करना है। जितना चार्जेस का फ्लो बेहतर हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड अपने आप उतना ही इनहेंस हो जाएगा और उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि जितने समय में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को जो डिनोट किया जाता है वो किसी किसी किताब में आपको स्मॉल आई से और किसी किसी किताब में आपको प्लस कैपिटल आई से डिनोट करा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर स्मॉल आई से डिनोट कर रहा हूं, आप चाहे तो बड़े आई से भी कर लीजिए, लेकिन आप जिस सिंबल को एक बार ले रहे हैं फिर उसको पूरी फिजिक्स में अब उसी को आप लेकर चलना। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने आपसे कहा ये जो करंट है, ये करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? आप कहेंगे जी चार्जेस के फ्लो पर, और वो भी टाइम की रिस्पेक्ट में। जितने कम समय में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, जितने कम समय में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यहाँ पर Q का मतलब क्या है? आप कहेंगे Q का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज की ऐसा यूनिट मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किसने किया था? कूलम्स ने किया था, इसलिए चार्ज की ऐसा यूनिट भी कूलम्स के नाम पर रखी हुई है। ऐसे ही टाइम की बात करें तो टाइम हमेशा आपका किस में होगा? याद रखिएगा, टाइम की जो ऐसा यूनिट यहाँ पर होगी वो हमेशा सेकंड में होगी। और बात करूँ आई की, तो आई होता है करंट। क्या होता है? करंट। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये रेशो होता है चार्ज और टाइम का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इन दोनों इस इक्वेशंस को इस तरीके से देखूं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इसका मतलब क्या है? देखिए, डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर ये वाली चीज बढ़ी, देखो एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली। ये कौन सा है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है ये? डायरेक्टली। और ये क्या है आपका? इन्वर्सली। अब देखिए, डायरेक्टली और इन्वर्सली में अंतर क्या है? डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ी तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और ये घटी तो ये भी घटेगी, यानी कि जो इसके साथ होगा वही सेम इसके साथ भी होगा। तो ये प्रोपोर्शनल कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां पर उल्टा होगा, अगर आई बढ़ा तो टी घट जाएगा और टी बढ़ा तो आई घट जाएगा, यानी कि जस्ट रिवर्स होगा, एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा। ऐसे प्रोपोर्शनल को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। देखिए, टी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसलिए आई के साथ ये किस में हो गया? इन्वर्सली में। और क्यू न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसलिए आई के साथ क्यू किस में हो गया? डायरेक्टली में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी सर्किट में आपने चार्जेस का फ्लो बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ करंट बढ़ेगा या घटेगा? आप कहेंगे जी करंट बढ़ जाएगा। और अगर किसी सर्किट में चार्जेस का फ्लो घटा दिया जाए तो आप कहेंगे उसी सर्किट में करंट का फ्लो भी घट जाएगा। तो ये वाली बात आप नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी सर्किट में चार्जेस का फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो उसमें करंट का फ्लो भी इंक्रीज करेगा, और अगर किसी सर्किट में चार्जेस का फ्लो डिक्रीज हो गया है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर टाइम बढ़ा, यानी कि अब आप ये सोचो कि ज़्यादा टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस केस में भी करंट आपका कम हो जाएगा, और अगर कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट आपका बढ़ जाएगा। ये वाली बात भी आप नोट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? इन्वर्सली, और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट को। मैं फिर दोबारा से डिफाइन करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किसी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फिजिक्स में रटने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले आपने चार्ज पढ़ा, उसी चार्ज का फिर फ्लो करवाया, उस चार्ज के फ्लो से जो प्रोड्यूस हुआ वो करंट कहलाया। करंट की दो डायरेक्शन होती हैं, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट लोगे तो वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है? कन्वेंशनल। तो इसलिए इसको कहा जाएगा कन्वेंशनल करंट। क्या है ये? दिस इज कन्वेंशनल करंट। और अगर आपने करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ली तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताई जाती है कि कितनी वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करेंगे, जिसमें रिलैक्सेशन टाइम भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लास 12th की हैं, तो इसलिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद और सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं, जैसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या हो सकती है। देखो, एसआई यूनिट तो आपको सभी की याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप केवल तभी के तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको सभी की एसआई यूनिट पता है, क्योंकि उससे आप ये पता लगा पाओगे कि न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। क्या होती है? एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल
ए से और एक ऐसा यूनिट और हो सकती है, देखो जो फॉर्मूले से बनेगी भाई, क्यू क्या है कूलाम और टाइम क्या है सेकंड, तो आप ये भी कह सकते हो कि कूलाम पर सेकंड क्या होती है, कूलाम पर सेकंड। तो करंट की ऐसा यूनिट चाहे तो कूलाम पर सेकंड कहो चाहे एम्पियर कहो, दोनों ही करंट की ऐसा यूनिट है। तो इसलिए याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट ज़्यादातर आपको मिलेगी एम्पियर में, लेकिन एमसीक्यू में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कूलाम पर सेकंड भी लिखा हुआ होता है, तो कूलाम पर सेकंड भी आपकी करंट की ही ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो अगर आपको ये कहानी समझ आ गई है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की कहानी इस पर कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपने क्या क्या पढ़ा कि अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन इस डायरेक्शन का पता होने के बावजूद भी आपका इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी में नहीं होता है। तो आपको एक बात और नोट करनी है, एक बात और नोट कर लीजिए, 10 रुपये का नोट डालकर लिख लीजिए कि आपका जो करंट होता है ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। अब आप कहेंगे भी डायरेक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी तो मैंने बताया आपको कि करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो सुनिए, क्योंकि करंट क्या है, करंट टोटली किस पर डिपेंड है। आप कहेंगे करंट टोटली डिपेंड तो चार्ज पर ही है, अगर ये चार्ज ही फ्लो ना करे तो क्या करंट बन सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकता। और मैंने आपसे कहा था कि चार्ज जो है, चार्ज अपने आप में बहुत छोटी छोटी सी आइडेंटिटी है। अगर आप इसको वेक्टर क्वांटिटी ले लोगे तो चार्ज को स्टडी करना बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम चार्ज को स्केलर क्वांटिटी में रख लेते हैं। अगर जब चार्ज के फ्लो पर ही डिपेंड है करंट, तो जब चार्ज ही स्केलर क्वांटिटी है तो करंट तो अपने आप स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि चार्जेस की ही डायरेक्शन को जब हम नहीं ले रहे तो हम करंट की कैसे डायरेक्शन बता देंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कैसी क्वांटिटी है, आप कहेंगे हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक डिवाइस का नाम और याद रखेंगे, उसको भी नोट डाल के लिखेंगे आप, एक नोट और डालेंगे और नोट में आप ये लिखेंगे कि टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एक डिवाइस होती है जिसका नाम आपको याद रखना है एम मीटर। क्या नाम है, एम मीटर। क्या नाम है इसका, एम मीटर। अगर आपको इसका सिंबल बताया जाए तो सिंबल ये होता है कि एक सर्कल बनाओ और उसके बीच में ए लिख दो, तो ये क्या है, ये आपका एम मीटर है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने का। क्या काम होता है, किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने का। तो याद रखेंगे एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नॉन एज एम मीटर। कौन सी डिवाइस है वो, आपकी एम मीटर। अब इस एम मीटर के बारे में दो खासियत आपको बता देता हूं जिस पर सवाल बहुत आपको मिलता है। पहली खासियत ये होती है कि ये आपकी लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। इट इज़ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये क्या है, ये आपकी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। दूसरी बात, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती है। अब ये जो दोनों बातें हैं ये आगे टॉपिक में आपको कवर करने को मिलेंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका आइडिया दे देता हूँ। देखिए एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। पहले मैं आपको बता दूँ रेजिस्टेंस क्या होता है, हालांकि मैं आगे अभी बताऊँगा, जब ओम्स लॉ पढ़ाऊँगा वहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ को रोकना। अब आप मुझे बताओ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चीज़ फ्लो कर रही है, एग्जैक्टली चार्ज फ्लो कर रहा है। जब किसी भी सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस किसके फ्लो को रोकेगा, चार्ज के फ्लो को रोकेगा। तो रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर चार्ज के फ्लो को अपोज करवाना है तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस का। अब आप सोचो एम मीटर का काम क्या है, एम मीटर का काम है करंट को मेजर करना। करंट किस पर डिपेंड है, चार्जेस पर। देखो सारे लिंक बनाते चलो, एम मीटर मेजर करेगा करंट को, करंट बनेगा चार्ज से और चार्ज के फ्लो को रोकेगा रेजिस्टेंस।
तो इसलिए जितना रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, जितना रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, चार्जेस उतना ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। चार्जेस जितना ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट उतना ज़्यादा बनेगा। करंट जितना ज़्यादा बनेगा, एमीटर उतनी एक्यूरेट रीडिंग देगा। इसलिए रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में आपको क्या करना है, कम करना है जब आप एमीटर पे रीडिंग को मेजर करेंगे। तो इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कम रखा जाता है। अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं बनेगा, और करंट नहीं बनेगा तो बताओ ये किससे मेजर करेगा, किसी को नहीं। तो इसलिए एमीटर कैसी डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो आपके घर में दिवाली की लाइट है, आपने देखा होगा उस एक तार पर बहुत सारे बल्ब लगे हुए होते हैं, उस एक तार पर बहुत सारे बल्ब लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अगर इनमें से एक भी बल्ब खराब हो गया, अगर इनमें से एक भी बल्ब खराब हो गया तो पूरी की पूरी सीरीज काम करना बंद कर देती है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, हमारा डॉगी जरा ज़्यादा भौंकता है ना। तो सुनो, जब ज़रूरत नहीं होती तभी भौंकता है, जब होती है तब तो भौंकता ही नहीं है। देखो, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक बल्ब खराब हो जाता है तो सारे के सारे बल्ब आपके काम करना बंद कर देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जबकि जब मैं आपके घर की बात करूंगा तो आपने अपने घर में देखा होगा कि पंखे के लिए स्विच अलग होता है, फ्रिज के लिए स्विच अलग होता है, एसी के लिए स्विच अलग होता है, वॉशिंग मशीन का स्विच अलग होता है, बल्ब का स्विच अलग होता है। तो वहां पर ऐसा होता है, अगर पंखा खराब होगा तो सिर्फ पंखा ही काम करना बंद करेगा, बाकी सब के सब काम करते रहेंगे। वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो एमीटर को हमेशा किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। और सीरीज में ही क्यों किया जाता है, ये बात मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए अब आगे की कहानी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ आ गया, तो एक बार आप कहानी फिर दोहराइए। मैंने आपसे कहा था चार्ज है, जब चार्ज है तो चार्ज का फ्लो करवाओ। चार्ज का अगर फ्लो करवाया तो क्या बन गया, करंट बन गया। लेकिन अब यही सवाल है कि चार्जेस का जो ये फ्लो है इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास देखो, मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक चार्ज रखा है, ये प्लस चार्ज रखे हैं, ये आपके क्या रखे हैं, प्लस चार्ज रखे हैं, और यहां पर नेगेटिव चार्ज रखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि प्लस चार्ज से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो हो और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो। तो इस फ्लो को कौन करवाएगा, तो इस फ्लो के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन इस चार्जेस के फ्लो को करवाने के लिए आपको नीड है, आवश्यकता है उसकी, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब है कि द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ चार्ज को ले जाने में जितना भी काम करना पड़ेगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए। देखो, चार्ज है, चार्ज का फ्लो करवाने के लिए, चार्ज का फ्लो करवाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन आप दे रहे हैं दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, तो ये क्रिएट करता है बैटरी, सेल, इनके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चार्ज आसानी से फ्लो करने लगता है। आप देखो, किसी भी सर्किट से बैटरी हटा दो, जब आप किसी भी सर्किट से बैटरी हटा दोगे तो वो चीज काम करना ही बंद कर देगी। क्यों, क्योंकि बैटरी ही वो चीज थी जो उसमें फ्लो करवा रही थी। तो फ्लो करवाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आप कहेंगे द वर्क डन to bring the charge from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने के लिए, चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हम काम करते हैं वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको क्रिएट कौन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो बैटरी क्रिएट करती है, सेल्स क्रिएट करते हैं, ये क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, सेल ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली काम दोनों का एक ही है कि चार्जेस का फ्लो ही करवाना है सर्किट के अंदर, ठीक है। अब अगर हम कहें तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल वी।
अब ये V किसके बराबर होता है? देखिए V बराबर होता है, आपने पढ़ा वर्क डन करवाना है चार्जेस को मूव करवाने के लिए, तो वर्क डन ज़्यादा करवाना पड़ेगा। तो वर्क डन ज़्यादा करवाना पड़ेगा किसको? द फ्लो ऑफ चार्जेस को करवाने के लिए। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है यहाँ पर? W आपका यहाँ पर है वर्क डन। क्या है? W आपका क्या है? वर्क डन। और जो वर्क डन होता है आप सभी जानते हैं ये किस में होता है? जूल में होता है। Q की बात करूं तो Q क्या है आपका? चार्ज। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? आप कहेंगे कूलाम। V क्या है आपका? आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट की बात करेंगे तो अब इसकी SI यूनिट को आप नोट कर लीजिए कि इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। और वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से। तो जहां भी आपको कैपिटल V लिखा हुआ मिले इसका मतलब वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया गया है। ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले से बनाना चाहें तो फॉर्मूले से क्या बनेगा? जूल और अपॉन मतलब पर, जूल पर कूलाम। क्या कहलाएगी? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम। ये भी आपकी SI यूनिट हो सकती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाने के लिए जिस काम को करने की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा। सेल्स में EMF क्रिएट किया जाता है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का फ्लो करवाने के लिए। और जैसे ही चार्जेस का फ्लो हो जाता है तुरंत करंट प्रोड्यूस हो जाता है और उसके बाद आपके सारे अप्लायंसेस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो बात करें V की, V इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। SI यूनिट होती है वोल्ट और आप इसको जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको एक टॉपिक और पढ़ाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जिसमें चार्जेस के फ्लो को करवाने के लिए हमें वर्क डन की आवश्यकता होती है। और ये वर्क डन किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो बैटरी क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस को जिससे चार्जेस का फ्लो होता है। और किसी भी सर्किट में एक बार चार्जेस का फ्लो हो जाए तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है। तो सारी चीज़ लिंक करी, चार्ज का फ्लो, फ्लो के बाद करंट। ठीक है। और फ्लो करवाने के लिए जो चीज़ है वो आपकी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं, देखिए अब ज़्यादा भर गई इंक। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। अब देखो इसमें नोट लिखेंगे आप। नोट क्या होगा? नोट ये होगा कि टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम मेज़र करना चाहते हैं तो उसमें हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में किसको मेजर करती है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। यानी कि वो हमें ये बताती है कि इस सर्किट में चार्जेस का फ्लो करवाने के लिए कितना काम किया गया है। ठीक है। तो वोल्ट मीटर से आप दो बातें फिर अगेन समझते हैं। देखिए वोल्ट मीटर से भी दो बातें निकल कर आती हैं। पहली बात कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हाई होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये हमेशा किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है? तो आप कहेंगे ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। ठीक है। तो देखिए ये दोनों बात भी आपको आगे बताई जाएंगी कि इसको हाई रेजिस्टेंस क्यों दिया गया है और इसको पैरेलल में क्यों जोड़ा गया है। ठीक है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस वो डिवाइस है या प्रॉपर्टी है जो किसी भी सर्किट में चार्जेस के फ्लो को होने से रोकती है। यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस करने की वजह से चार्जेस का फ्लो ज़्यादा रुकेगा जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा आएगा और उसी पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कौन कर लेगा? वोल्ट मीटर कर लेगा। इसलिए यहाँ तो रेजिस्टेंस हाई करना होता है। पैरेलल में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। ठीक है। पैरेलल में वोल्ट मीटर क्यों जोड़ा जाता है और एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है ये आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने चार्ज कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम अपनी अगली क्लास में ओम्स लॉ को पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। तो 2 क्लासेज और लगेंगे और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर खत्म। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। जिस किसी को भी क्लास अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।